नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि 23 जनवरी जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, उस दिन से गणतंत्र दिवस की शुरुआत होगी और 26 जनवरी पर समाप्त होगी। इसके क्या मायने हैं, इसके क्या तात्पर्य है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और गणतंत्र दिवस समारोह में सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को शामिल करने से क्या होगा? आइए इस पर एक सूक्ष्म विश्लेषण मैं आप सबके सामने रखता हूं। हम सभी जानते हैं कि गुलाम भारत में जो आज़ादी मिली वो एक्चुअल में वास्तविकता यह है कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर था। उसके तहत एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत जो आदमी 14 प्रांत असेंबली का वोट अपने पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए नहीं ले पाता है, उसको वोट प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन वह देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और आगे चलकर वो राष्ट्रीय चाचा के नाम से विख्यात होता है। यदि गुलाम भारत में सही मायने में कोई प्रधानमंत्री बना है तो वह है 21 अक्टूबर 1943, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 को। पूरी दुनिया में घूमने के बाद, पूरी दुनिया में समर्थन लेने के बाद सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज सेना के बदौलत 21 अक्टूबर 1943 को भारत आजादी की घोषणा करते हैं। तो उस घोषणा के बाद वह अपनी करेंसी भी जारी करते हैं देश के लिए, अपने टिकट भी जारी करते हैं। पीएम घोषित हुए, लेकिन कुछ तथाकथित जो परिवारवाद और तुच्छ राजनीति करने वाले लोग हैं और जो स्वयं के स्वार्थ में जो निहित रहे हैं, वो त्याग और बलिदान देने वाले राष्ट्रभक्तों को भुला दिया। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत आजादी की घोषणा की तो दुनिया के 11 राष्ट्रों ने मान्यता दी, लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन हमने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया। सुभाष चंद्र बोस जैसे कई वीर महापुरुषों को भुला दिया। उनकी हमने कोई खोज खबर नहीं ली। चाटुकार जो नेता गण जो और कुछ तुच्छ क्षेत्रीय पार्टियां पैदा हो गई, उनमें से हमने अपना नेता चुना, हीरो बनाया। लेकिन जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, अपने अस्तित्व को भूल जाता है, अपने मूल स्वरूप से हट जाता है, अपनी पहचान को खोने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और वैसा समाज अपने निहित तुच्छ स्वार्थों में खोया रहता है और उसे हमेशा एक बौने नेता ही मिलते हैं। और बौने नेता के रूप में मुलायम, लालू, अखिलेश, ममता और उद्धव सरकार आपको मिलते हैं। चाहे वो राज्य की सरकार ही क्यों ना हो, आपको बौने नेता ही मिलेंगे। आप इस पे गौर करें कि हम नेता चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, लेकिन हमने क्या कभी राष्ट्र निर्माता चुना है? क्या हम वोट देते समय, अपना नेता चुनते समय राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रखते हैं? जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो आपका समाज कहां रहेगा? और जब आपका समाज नहीं रहेगा तो आपका परिवार कहां से रहेगा? और जब आपका परिवार का अस्तित्व नहीं रहेगा तो आपके स्वयं का भी अस्तित्व खतरे में ही है। इसे ही समझना और समझाना है। राष्ट्र की सामूहिक शक्ति
जो 90 करोड़ सनातनियों की है, सामूहिक शक्ति को आप सभी सनातनी, सभी राष्ट्रवादी इतना मजबूत कीजिए कि सत्ता में जो कोई भी बैठा है उसकी विचारधारा क्या है, कौन है, कैसा है, वो हमारा है, वो तुम्हारा है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस सामूहिक शक्ति का इतना सामूहिक प्रदर्शन करने की आवश्यकता है कि सत्ता में चाहे जो कोई भी हो, वो आपके चौखट पे आकर के आपके सामने नाक रगड़े, चाहे सरकार इसकी हो या उसकी हो। लेकिन यह संभव तभी है जब आप सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। और जब सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन होता है तो वह नाजायज मांग ही क्यों ना हो, वो मानी जाती है, वह सुनी जाती है। हमने देखा कि कैसे शाहीन बाग में अड़ करके लोगों ने दंगे किए, दंगे जैसे माहौल बनाए, अराजकता फैलाया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। हमने देखा किसान आंदोलन में भी यही चीज देखा। हमने देखा कश्मीर के मुद्दे पे भी 1990 के दशक में किस तरह से हिंदुओं को मार के भगाया गया, किस तरह से 1984 में सिखों को दौड़ा दौड़ा करके मारा काटा गया, किस तरह से आज भी बंगाल से, केरल से हिंदुओं का पलायन जारी है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ तुच्छ लोग जो सामूहिक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग जो गलत चीज के लिए सामूहिक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम और आप सही चीज के लिए भी सामूहिक प्रदर्शन करने में असमर्थ हो जा रहे हैं। यही तो विचार करने योग्य बात है। नेता अलग अलग पार्टी में मौजूद हैं, किसकी क्या विचारधारा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि 90 से 100 करोड़ आबादी वाले हिंदू की, सनातनियों की बात नहीं सुनी जाती है? चाहे वह 5-10 सांसद वाली पार्टी हो, 2 सांसद वाली पार्टी हो, या फिर आज की तारीख में 300 सांसद वाले पार्टी ही क्यों ना हो, क्या वो 300 सांसद वाले पार्टी भी आपकी बात सुनते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप संख्या के लिहाज से 100 करोड़ जरूर हैं, लेकिन हकीकत में जब फैसला करने की घड़ी आती है, एकजुटता दिखाने की घड़ी आती है, तब आप ठाकुर, बनिया, तेली, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर में बट जाते हैं और यहीं से हिंदू शक्ति का विघटन जारी होता है। और तब आपको कश्मीर से भगाया जाता है, तब आपको बंगाल से भगाया जाता है, तब आपकी आबादी पूरे देश अलग अलग राज्यों में, जैसे आप केरल ले लीजिए, हिंदुओं की आबादी 7 से 8% भी नहीं है आज के तारीख में, तब आपको शाहीन बाग झेलना पड़ता है, तब आपको हिंदू आतंकवाद के रूप में डराया जाता है, तब आपको असंवैधानिक रूप से संविधान के तहत चुनी हुई संवैधानिक सरकार को भी चुनौती दी जाती है। डराने का सिलसिला इतना हो जाता है कि सरकार भी डराने वाले की सुनने लगती है। तब शुरू होता है अल्पसंख्यकों के अधिकार का मामला, और तब अल्पसंख्यकों का अधिकार बहुसंख्यक से पहले हो जाता है। सिर्फ पहले ही नहीं, ज्यादा हो जाता है। तभी तो ऐलान किया जाता है मनमोहन सरकार द्वारा कि अल्पसंख्यक मुस्लिमों का जो देश के प्राकृतिक संसाधन है उस पर सबसे पहला अधिकार मुस्लिमों का है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है और वो अल्पसंख्यक के नाम पे वो अराजकता और दंगे फैलाते हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं होता है, सिर्फ इसलिए कि वो एकजुट है, इसलिए विचार अवश्य करें। और आज के तारीख में मोदी जी ने जो ऐलान किया है, जो घोषणा करी है कि 23 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक जो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है, यह अपने आप में सराहनीय कदम है। प्रशंसा की जानी चाहिए, साधुवाद दी जानी चाहिए मोदी सरकार की इस कदम के लिए। और यह संभव इसलिए हो पाया
कि सभी राष्ट्रवादी और सनातनी एकजुट एक स्वर में इसकी मांग करते रहे हैं। अलग अलग जो भी संगठन हैं अपने स्तर पे प्रयास जारी रखें, तो विचार अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।